कभी सोचा है कि क्या सिर्फ एक दिन की लड़ाई, जी हाँ, सिर्फ एक दिन, पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट की किस्मत लिख सकती है? आज हम एक ऐसे ही दिन की कहानी में गहराई से उतरेंगे। एक ऐसा दिन जब भारत की जमीन पर दो यूरोपियन पावर्स की दुश्मनी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने अगले 200 सालों के लिए भारत का भविष्य ही तय कर दिया। तो सवाल बिल्कुल सीधा सा है, 1760 में हुई सिर्फ एक लड़ाई ने ये कैसे तय कर दिया कि भारत पर आखिरकार राज कौन करेगा? देखिए, उस वक्त मुगल थे, मराठा थे, फिर ऐसा क्या हो गया कि सारी बाजी ही पलट गई? इसका जवाब छिपा है वॉन्डीवॉश की लड़ाई में। हो सकता है ये नाम प्लासी या बक्सर जितना मशहूर ना हो, लेकिन यकीन मानिए, भारत पर कब्जे के लिए ब्रिटेन और फ्रांस के बीच जो लंबी जंग चल रही थी ना, ये उसका फाइनल राउंड था। बिल्कुल निर्णायक मुकाबला। अच्छा, वॉन्डीवॉश की लड़ाई तक पहुंचने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक लड़ाई की बात नहीं है। ये तो एक पूरे उपमहाद्वीप पर कब्जे की जंग थी और इसकी जमीन बहुत बहुत पहले से तैयार हो रही थी। तो इस खेल के दो बड़े खिलाड़ी थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उसकी सबसे बड़ी दुश्मन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। और मजे की बात यह है कि दोनों की नजर एक ही खजाने पर थी, भारत। और यहीं पर ना एक बहुत बड़ा फर्क था दोनों में। देखिए, जो ब्रिटिश कंपनी थी वो एक प्राइवेट बिजनेस की तरह थी, एकदम फुर्तीले फैसले, मुनाफे के लिए कोई भी रिस्क लेने को तैयार। दूसरी तरफ थी फ्रेंच कंपनी, जो पूरी तरह से सरकारी थी, मतलब हर छोटे बड़े काम के लिए उन्हें पेरिस से इजाजत लेनी पड़ती थी। और ये जो छोटा सा फर्क दिख रहा है ना, यही आगे चलकर हार और जीत की सबसे बड़ी वजह बनने वाला था। लेकिन मकसद दोनों का एक ही था, भारत के व्यापार, मसाले और यहाँ की बेहिसाब दौलत पर पूरा कंट्रोल जमाना। और इस महामुकाबले का सेंटर स्टेज बना दक्षिण भारत का अमीर और खुशहाल कर्नाटक इलाका। अब देखिए, जब मुनाफे की लड़ाई इतनी बड़ी हो तो वो ज्यादा देर तक शांति से तो नहीं चलती। बहुत जल्द ये कारोबारी दुश्मनी मैदाने जंग में उतर आई, जिसे इतिहास कर्नाटक युद्धों के नाम से जानता है। इसे ऐसे समझिए कि भारत पर कब्जे के लिए ये एक तरह का 3 राउंड बॉक्सिंग मैच था। और इसमें एक और दिलचस्प बात है, ये लड़ाई सिर्फ भारत में नहीं लड़ी जा रही थी। असल में ये लड़ाइयां यूरोप में चल रहे बड़े बड़े युद्धों का ही एक हिस्सा थीं। मतलब जब भी ब्रिटेन और फ्रांस यूरोप में भिड़ते, उसकी गूंज सीधे भारत में सुनाई देती थी। इस कहानी के दो मुख्य किरदार थे, या यूं कहें कि विलन। एक तरफ थे फ्रेंच गवर्नर डुप्लेक्स, जो भारतीय राजाओं को आपस में लड़वाकर अपना फायदा निकालने में उस्ताद थे, और दूसरी तरफ थे अंग्रेजों के रॉबर्ट क्लाइव, एक दिलेर और शातिर कमांडर जो जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। क्लाइव की चालाकी का सबसे बड़ा उदाहरण था 1751 का ये दांव। जब ऐसा लग रहा था कि फ्रांसीसी जीत रहे हैं, क्लाइव ने बस मुट्ठी भर सैनिकों के साथ सीधे कर्नाटक की राजधानी आरकोट पर ही हमला कर दिया। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसने फ्रांसीसियों को हिलाकर रख दिया और पूरी बाजी ही पलट दी। इन लड़ाइयों से यूरोपियों के हाथ एक खतरनाक फॉर्मूला लग गया। उन्होंने ये समझ लिया था कि अनुशासन और बेहतर बंदूकों के दम पर उनकी एक छोटी सी सेना भी भारत की बड़ी बड़ी सेनाओं पर भारी पड़ सकती है, और यही फॉर्मूला उनके साम्राज्य की नींव बना। तो 2 राउंड के बाद अब बारी थी फाइनल मुकाबले की, वो लड़ाई जो ये तय करने वाली थी कि भारत का असली बादशाह कौन होगा। और मंच तैयार था वॉन्डीवॉश में। तारीख थी 22 जनवरी 1760, जगह वॉन्डीवॉश। आमने सामने थी ब्रिटेन और फ्रांस की सेनाएं, और दांव पर लगा था पूरा हिंदुस्तान। अंग्रेजों की कमान थी एक अनुभवी जनरल सर आयरकूट के हाथ में, जिनकी सेना पूरी तरह से तैयार थी। वहीं दूसरी तरफ फ्रांसीसी कमांडर कॉम्टे डी लाली की सेना, उसके पास लड़ने के लिए ना तो पूरा राशन था और ना ही वो जोश। लड़ाई की शुरुआत फ्रांसीसियों ने की, लेकिन अंग्रेजों की तोपों ने उनके पहले हमले को बुरी तरह नाकाम कर दिया। फिर आया वो निर्णायक मोड़। सर आयरकूट ने एक जोरदार जवाबी हमला किया, वो भी सीधे फ्रांसीसी सेना के किनारों पर। इस एक चाल ने फ्रांसीसी खेमे में भगदड़ मचा दी और उनकी हार लगभग तय हो गई। वॉन्डीवॉश की जीत सिर्फ एक लड़ाई की जीत नहीं थी। नहीं, ये वो दिन था जब भारत से फ्रांस का पत्ता हमेशा हमेशा के लिए साफ हो गया। उनका साम्राज्य बनाने का सपना इसी मैदान में दफन हो गया। इस एक जीत ने अंग्रेजों के लिए एक पूरे साम्राज्य का दरवाजा खोल दिया।
तो चलिए देखते हैं कि इस लड़ाई के बाद नक्शा कैसे बदला। मॉन्डिवाश की हार के फौरन बाद फ्रांसीसी शक्ति पूरी तरह बिखर गई। एक साल के अंदर ही 1761 में उनके सबसे मजबूत गढ़ पांडिचेरी ने भी अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए। मैदान में जो हार हुई थी उस पर अब कागजों में मुहर लगनी बाकी थी। 1763 में हुई पेरिस की संधि ने आधिकारिक तौर पर यह ऐलान कर दिया कि भारत में अब फ्रांस की राजनीतिक ताकत खत्म हो चुकी है। तो सवाल उठता है कि फ्रांसीसी हारे क्यों? वजहें साफ थीं। अंग्रेजों की नेवी कहीं ज्यादा ताकतवर थी, उनकी कंपनी सरकारी दखलंदाजी से आज़ाद थी, और सबसे बड़ी गलती, उन्होंने ड्यूप्लेक्स जैसे काबिल लीडर को लड़ाई के बीच में ही वापस बुला लिया था। संधि के तहत फ्रांसीसियों को पौंडीचेरी जैसे उनके कुछ पुराने अड्डे वापस तो मिल गए, लेकिन एक बहुत ही अपमानजनक शर्त पर कि वे न तो कोई किला बना सकते थे और न ही सेना रख सकते थे। मतलब अब वे सिर्फ व्यापारी थे, अंग्रेजों के लिए कोई खतरा नहीं। और यहीं से कहानी का वो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब सबसे बड़ा यूरोपियन राइवल रास्ते से हट गया, तो अब अंग्रेजों और पूरे हिंदुस्तान पर राज करने के बीच आखिर बचा क्या था? जवाब था लगभग कुछ भी नहीं। ब्रिटिश राज का दौर अब बस शुरू ही होने वाला था।